बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड हर बेसिक और हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर से तमाम के तमाम पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट इलेक्ट्रिकल पावर से डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही के लिए क्या होगा? ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो जी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। मैंने सिंपल क्या लिखा है? पावर। सही है, तो आप यहाँ पर साथ लिख लेना इलेक्ट्रिकल पावर। सही है, तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। अब पावर सिंपल है क्या? सही है, याद रखना पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर या पावर। अब मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में फर्स्ट ईयर में मैंने आपको भी पढ़ा लेक्चर वहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी, उस पर मैंने लेक्चर दिया था कि जिधर भी रेट का वर्ड आ जाए ना, रेट का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिधर भी रेट, ये रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, जिधर भी रेट का वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने क्या बताया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब वर्क डन करना है। जब कोई भी बॉडी वर्क डन करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे? पावर। तो पावर क्या है? पावर। जब कोई भी बॉडी वर्क डन करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देंगे? पावर। से लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल दे दूं, अगर एक बॉडी वर्क कर रही है, उसकी जो क्या है 400 जॉल वर्क कर रही है, जबकि सेकेंड बॉडी क्या है 500 जॉल वर्क कर रही है। सही है। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से बॉडी 1 ये हमारे साथ बॉडी ए है और ये हमारे साथ बॉडी 2 है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से ए ज्यादा वर्क कर रहा है या बी ज्यादा वर्क कर रहा है? वर्क नहीं मतलब पावर, सॉरी मैं क्या बता रहा हूं, ए और बी में से ए का पावर ज्यादा है या बी का पावर ज्यादा है? तो मैंने पावर क्या बताया? वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी बॉडी, कोई भी मशीन जब वर्क डन करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या नाम देंगे? पावर। सही है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। अब यहाँ पर सिंपल बॉडी ए वो वर्क डन कर रही है, मतलब वो क्या है? उसका जो वर्क डन है वो 400 जूल, मतलब वर्क डन कर रहा है। इसी तरह बी भी क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। उसका जो वर्क डन है मतलब उसमें जो एनर्जी है वो 500 जूल। क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल है? एनर्जी के इक्वल है। ये हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में पढ़ा था कि वर्क डन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ वर्क डन। ये हमने वहां पर पढ़ा भी था। तो यहाँ पर मैंने जॉल इसलिए लिखा है। तो अब ए बॉडी का पावर ज्यादा है या बी? यहाँ पर हम क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो इनकम्प्लीट है। पावर आप तब बता सकते हो, मैंने बताया कि पावर क्या है? वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वर्क डन हो रहा हो टाइम के लिहाज से तब हम क्या बता सकते हैं? पावर। लेट सपोज बॉडी ए वर्क डन, बॉडी ए का जो वर्क डन है वो 400 जूल है और ये कितने टाइम में कर रहे हैं? 2 आवर्स में। 2 आवर्स, ये 2 घंटे में। जबकि बॉडी बी वर्क डन कर रही है, उसका जो वर्क डन है सही है वो ज्यादा है, मगर ये कितनी टाइम में कर रही है? 4 आवर्स में। अब मैं आपसे पूछूं किसकी पावर ज्यादा है? बॉडी ए का पावर ज्यादा है या बॉडी बी का पावर ज्यादा है? तो मैंने बताया पावर क्या है? वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वर्क डन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने टाइम में? 2 आवर में। ये कितना वर्क कर रहा है? 400 जॉल वर्क कर रहा है 2 घंटे में। जबकि बॉडी बी 500 जॉल्स वर्क कर रहा है 4 घंटे में। तो अब बताओ किसकी पावर ज्यादा है? याद रखना इसकी पावर ज्यादा है। ये क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है जबकि ये ज्यादा टाइम ले रहा है। बॉडी भी ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी? कम होगी। तो पावर का समझ आ गया। कोई भी बॉडी वर्क डन करती है टाइम के लिहाज से तो उसको हम क्या नाम देंगे? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क। सही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सही है। अब दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या लिखा? एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल और अ बैटरी पर यूनिट टाइम। कोई भी सेल या बैटरी जब एनर्जी सप्लाई करती है पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में जो भी सेल या बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? पावर। सही है, टाइम के लिहाज से जो सेल या बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है उसको हम क्या नाम देंगे? पावर। मैंने यहाँ पर लिखा भी है पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, जो भी सेल या बैटरी पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है उसको हम क्या नाम देंगे? पावर। तो पावर को आप इस तरह भी क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक सर्किट डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम बनाया है।
यहाँ से हम समझते हैं इस सर्किट डायग्राम में अब आपको बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम ये हमारे साथ क्या है, सेल, कोई सेल हो सकता है। बैटरी का क्या है, सेल का मतलब यहाँ पर कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी बैटरी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकता है। और यहाँ पर मैंने एक लोड अटैच किया हुआ है। लोड क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या अटैच किया, एक लोड अटैच किया, मतलब मैंने लोड का सिंबल किस तरह लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तो यहाँ पर सिंपल आप कह सकते हो लोड है या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने क्या है, रेजिस्टेंस के सिंबल से शो किया है लोड को, तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस अटैच किया है। सही है। तो अब मैंने क्या लिखा है, इस वर्डिंग को आप पहले यहाँ पर गौर से देखना, याद रखना। मेन इस यहाँ पर जो इस सेल या बैटरी में जो करंट मूव कर रहा है वो पॉजिटिव से क्या कर रहा है, नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। चार्जेस क्या कर रहे हैं, यहाँ इस तरह मूव कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सिंबल, चार्जेस क्या है, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा करंट है बैटरी में, कन्वेंशनल करंट। सही है। वैसे मैंने आपको बताया कि असल जो करंट है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या करता है, मूव करता है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से। मगर यहाँ पर हमने कौन सा करंट लिया हुआ है, कन्वेंशनल करंट लिया हुआ है। सही है। तो कन्वेंशनल करंट हमेशा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। किसकी वजह से, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो हमेशा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। मतलब याद रखना, सेल या बैटरी में अब जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते, इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहे, पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पर मैंने करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट पर बहुत ही डिटेल लेक्चर दिया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि याद रखना, हमेशा बैटरी या सेल हो या कोई भी सर्किट आपने बनाया, वहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल वाला होता है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, लो पोटेंशियल पर होता है। इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होता है, इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पर होता है। तो याद रखना, जिस तरह हम अक्सर पढ़ते हैं कि हमेशा चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। क्या, हमेशा चीजें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करती है, मूव करती है। सही है। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने भी क्या लिखा हुआ है, करंट क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जिस तरह पानी नीचे से ऊपर खुद नहीं जा सकते, मगर ऊपर से ना, जब कोई भी टैंकर है ना, यहाँ पर लेट सपोज एक टैंकर है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या है, पानी मौजूद है। एक टैंकर नीचे, इसके अंदर भी क्या है, पानी मौजूद है। तो ये नीचे से क्या है, पानी ऊपर खुद ब खुद नहीं जा सकते। नीचे से अगर अपने ऊपर पानी ले जाना है तो अपने मोटर ही के जरिए ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, पानी का क्या है, जीरो है। यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। यहाँ पर पोटेंशियल उसका क्या है, जीरो। जबकि अपने एक सर्टेन हाइट पर यहाँ पर जो पानी मौजूद है उस क्या है, वो सतह जमीन से, मतलब सरफेस लेवल से क्या, वो बहुत ऊपर है, हाइट पर है। तो हाइट की वजह से इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल ज्यादा है जो इस टैंकी में पानी है, एज कम्पेयर टू जो यहाँ पर सरफेस पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर टैंकी में जो पानी मौजूद है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो इसलिए अक्सर चीजें क्या है, तो यहाँ से अगर आप टैंकी को खोलेंगे तो पानी खुद ब खुद नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा चीजें हाई से लो की तरफ मूव करती है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो इसलिए हमेशा चीजें हाई से लो की तरफ मूव करती है। जहां पर पोटेंशियल ज्यादा हो तो हाई से लो की तरफ क्या करती है, मूव करती है। जिस तरह आपने स्प्रे करते हो ना, जब स्प्रे करते हो तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद पूरे कमरे में उसका जो क्या है, खुशबू है, पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्यों, क्योंकि वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अगर यहाँ पर मैं स्प्रे करता हूँ सही, तो थोड़ी देर बाद वो क्या करती है, दूर चली जाती है, दूसरा बंदा उसको फील करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि आप दूर खड़े हो वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो इसी तरह चीजें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो इसी तरह करंट भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मगर याद रखना, यहाँ पर जब चार्जेस क्या है, चार्जेस क्या कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तो मूव कर रहे हैं। जब चार्जेस यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर इस चार्जेस की एनर्जी को क्या करेगा, लॉस कर देगा। यहाँ पर एनर्जी को क्या, चार्जेस की एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम कर देगा। चार्जेस की एनर्जी को क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा। मैं दूसरे अल्फाज में क्या कहूँ कि यहाँ पर जो रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर वो क्या करेगा, रेजिस्टर वोल्टेज को क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा। तो जब यहाँ से ये चार्जेस निकलेंगे, जब यहाँ पर आएंगे, सही है, जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है। तो रेजिस्टर का काम क्या है, अपोजिशन देना, करंट को अपोज करना। तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी जो चार्जेस यहाँ पर आ रहे होंगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस चार्जेस की एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। चार्जेस की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर डिसिपेट होगी। तो जब भी रेजिस्टर पर आएंगे तो उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, वापस क्या आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल पर। और नेगेटिव टर्मिनल हमारे साथ कौन सा टर्मिनल है, लो पोटेंशियल वाला। याद रखना, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है, लो पोटेंशियल, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल वाला हमारे साथ क्या है, हाई पोटेंशियल। सही है, हाई पोटेंशियल। जब चार्जेस वापस यहाँ पर आ जाते हैं तो अब फिर से इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर किस तरह चले जाते हैं। याद रखना, अभी मैंने बता दिया कि चीजें लो से हाई
खुद ब खुद मूव नहीं करती है। जिस तरह मैंने बताया कि पानी नीचे से ऊपर खुद ब खुद मूव नहीं करेगा। अगर आपने पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है तो आपने एक मोटर पंप के जरिए पानी को नीचे से ऊपर ले जाओगे। तो यहाँ पर भी बैटरी में एक मैकेनिज्म है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कौन सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको मैंने डिटेल से वहाँ पर लेक्चर दिया था। वही मैकेनिज्म जो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। जब चार्जेस यहाँ पर आएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पर वापस जब चार्जेस आएंगे तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। उसकी एनर्जी, चार्जेस की एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगी। तो जब यहाँ पर चार्जेस आ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने एरो लिखा हुआ है। तो बैटरी क्या करता है, यहाँ पर चार्जेस को फिर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। बैटरी क्या करता है, चार्जेस को पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। तो चार्जेस को इस लो पोटेंशियल से वापस इस हाई पोटेंशियल पर क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर बैटरी के अंदर एक मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही है। तो चार्जेस को क्या प्रोवाइड कर रहा है बैटरी। जब चार्जेस हाई पोटेंशियल से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, हाई पोटेंशियल से निकलते हैं, फिर रेजिस्टर के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रेजिस्टर से जब गुजरते हैं तो चार्जेस की एनर्जी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो फिर से चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। नेगेटिव टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है, जिसका पोटेंशियल लो है। तो चार्जेस भी लो पोटेंशियल पर आ जाते हैं और चार्जेस के साथ खुद भी एनर्जी नहीं होती, वो खुद ब खुद मूव नहीं करते। तो यहाँ पर बैटरी उस चार्जेस पर वर्क करेगा। बैटरी क्या करेगा, वर्क करेगा। इस लो पोटेंशियल से चार्जेस को उठाएगा, इस हाई पोटेंशियल पर लेगा। जब इस हाई पोटेंशियल पर चार्जेस को लाएगा तो फिर चार्जेस में क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिर चार्जेस मूव करेंगे। इस तरह बैटरी में कॉन्स्टेंटली करंट मूव कर रहा होता है, सही है। तो इसलिए बैटरी के अंदर एक मैकेनिज्म हो रहा है। तो वो चार्जेस को क्या प्रोवाइड करता है, एक पुश प्रोवाइड करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी किस तरह प्रोवाइड करेगा, बैटरी का जो लो पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या है, बैटरी के अंदर एक मैकेनिज्म है, वो चार्जेस पर वर्क डन करता है, कॉन्स्टेंटली चार्जेस पर वर्क डन करता है और चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट करते हैं ताकि बैटरी में कॉन्स्टेंटली करंट क्या करे, मूव करे, सर्किट में कॉन्स्टेंटली करंट मूव करे। तो ये बात आपको समझ आ गई कि बैटरी में कॉन्स्टेंटली करंट किस तरह मूव कर रहा है। जब लो पोटेंशियल पर चार्जेस आ जाते हैं, बैटरी उस पर वर्क डन करता है, उसको हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट कर देता है, फिर से वहां पर चार्जेस इस तरह बैटरी में क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल से फिर चार्जेस मूव करते हैं, रेजिस्टर से जब गुजरते हैं तो वहां पर फिर से उसकी एनर्जी लूज होती है, फिर से जब लो पोटेंशियल पर आ जाते हैं, फिर बैटरी उस चार्ज पर वर्क डन करता है, हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट कर देता है, तो फिर से इस तरह चार्जेस कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, फिर यहाँ पर मैंने उसका रिजल्ट लिखा है। मैंने क्या लिखा है, चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्जेस क्या होंगे, हाई पोटेंशियल से क्या करेंगे, लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, डिसिपेट इट एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टेंस। याद रखना, जब चार्जेस क्या होंगे, ये आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे कि चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब चार्जेस क्या होंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, एक बात आपने याद रखना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगी, एनर्जी डिसिपेट होगी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। डिसिपेट का मतलब क्या है, लॉस्ट होगी, किसी दूसरे फॉर्म में लॉस्ट होगी, सही है। जब चार्जेस, यहाँ पर मैंने आपको बताया, जब भी चार्जेस रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, रेजिस्टर उसकी एनर्जी क्या करवा देता है, लॉस्ट करवा देता है। जब चार्जेस रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। यहाँ पर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगी, जब भी याद रखना, जब चार्जेस क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी कहां पर डिसिपेट होगी, एनर्जी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगी, डिसिपेट होगी। एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, बैटरी सप्लाइज द एनर्जी टू चार्ज एंड मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब याद रखना, एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जबकि जब चार्जेस यहाँ पर लो पोटेंशियल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर चार्जेस की जो एनर्जी वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। चार्जेस वापस यहाँ पर क्या जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाते हैं। सही है, चार्जेस इस तरह मूव कर रहे होते हैं तो चार्जेस वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाते हैं। जब नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल खुद लो पोटेंशियल वाला है, यहाँ पर बैटरी उस चार्जेस पर वर्क डन करता है। यहाँ पर चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट कर देना, ये किसका काम है, बैटरी। तो कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, बैटरी सप्लाई द एनर्जी। याद रखना, जब लो पोटेंशियल पर चार्जेस आ जाते हैं तो यहाँ पर बैटरी उसको एनर्जी क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर बैटरी चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चार्जेस को शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पर कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, बैटरी क्या कर रही है, मतलब एनर्जी कौन सप्लाई कर रही है, बैटरी ही सप्लाई कर रही है। सही है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई। सही है कि एक जगह से एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, और एक जगह से एनर्जी क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही है। तो मतलब क्या हो गया, नेट एनर्जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, मतलब
ना नॉट डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड, सही है ना। तो एनर्जी क्या हो रही है, क्रिएटेड हो रही है, और ना क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, मतलब दूसरी शक्ल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आपने लोड लगाया होता, कोई बल्ब वगैरह आप लगाओ, कोई भी डिवाइस लगाओ, बल्ब क्या देगी, आपको रोशनी देगी। बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की, सही है। बैटरी ने कौन सी एनर्जी प्रोवाइड की, केमिकल एनर्जी, चार्जेस को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड की, उसकी वजह से चार्जेस क्या हो गया, मूव हो गए। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में, बैटरी की केमिकल एनर्जी, जब बैटरी ने केमिकल एनर्जी चार्जेस को प्रोवाइड की तो चार्जेस क्या हो गया, फ्लो हो गए। जब चार्जेस फ्लो होंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेजिस्टर के अक्रॉस पहुंच गई तो रेजिस्टर यहाँ पर कोई भी लोड लगा सकते हो, बल्ब वगैरह कोई भी चीज, जब बल्ब आप यहाँ पर लगा लिया तो बल्ब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी क्या हो रही है, कांस्टेंट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो रही है, पावर डिसिपेट हो रही है। रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो रही है, पावर डिसिपेट और एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। बैटरी क्या है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, मगर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो रही है, पावर डिसिपेट हो रही है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, जो पावर बैटरी सप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर क्या है, एनर्जी सप्लाई कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिख सकता हूं पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, जो पावर बैटरी सप्लाई कर रही है ये इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। जितना पावर बैटरी यहां पर चार्जेस को प्रोवाइड कर रही है उतना ही पावर यहां पर डिसिपेट हो रही है। तो नेट पावर क्या है, कांस्टेंट। नेट पावर क्या होगी, कांस्टेंट। जितनी पावर यहाँ पर क्या हो रही है, डिलीवर हो रही है, उतनी ही पावर क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। मतलब जितना पावर यहाँ पर प्रोवाइडेड है उतना ही पावर यहाँ पर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। जितना पावर बैटरी दे रही है उतनी पावर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो टोटल पावर क्या होगी, टोटल पावर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सही, ये बात मैं समझा रहा था आपको। अब सबसे प्राइमरी फार्मूला, पावर का जो सबसे प्राइमरी फार्मूला है जिससे आप पावर को डिफाइन करते हैं वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर मैंने यहाँ पर वापस लिख लिया, यहाँ पर भी मैंने लिखा था, अब मैंने वापस यहाँ पर लिख लिया कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। सही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आपको पता है कि वर्क किसके इक्वल है, वर्क सिंपल एनर्जी के भी इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। जब क्या है, सीरीज लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है, हम हर लेक्चर में क्या कर रहे हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब मैं सिंपल वर्क की जगह क्या पुट कर रहा हूं, वर्क किसके इक्वल है, वर्क की जगह क्या पुट कर रहा हूं, वर्क किसके इक्वल है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो मैं वर्क की जगह क्या कर रहा हूं, उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू वर्क किसके इक्वल है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। सही है। अब आपने पढ़ा है इससे पहले ही लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट बताया था कि चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्जेस गुजरते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या नाम देते हैं, करंट। फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट चार्ज। सही है, फ्लो ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या नाम देते थे, करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस, सॉरी मैं फ्लो ऑफ करंट बोल रहा हूँ, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या नाम देते थे, करंट। सही, तो करंट क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आपको नजर भी आ रहा है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ ना, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम की जगह मैं आई लिख सकता हूँ, यानी इसकी जगह, इस चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, करंट लिख सकता हूँ यानी। तो पावर का एक हमारे साथ फार्मूला आएगा, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल उसी तरह आएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम की जगह क्या आएगा, करंट आएगा। सही है, तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट। अब ये फार्मूले अपने ज़हन में रखना है। इस फार्मूले के मैं यूजेज भी बताऊंगा कि इस फार्मूले को अपने यूज किस तरह करना है, कब कौन सा वाला फार्मूला यूज करना है, कब कौन सा वाला फार्मूला यूज नहीं करना है। तो इस पावर का एक फार्मूला हमारे साथ दिया गया कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट। सही है। अब पावर का हम दूसरा फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, जो 3 बेसिक फार्मूले बुक में गिवन है। वैसे 3 बेसिक फार्मूले ये हैं, हम पावर के कुछ और फार्मूले भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि पावर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है या क्या है हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी पढ़ेंगे। पावर कौन सी क्वांटिटी है, एसआई यूनिट किलोवाट। अब आप पहले क्या करेंगे, बेसिक के बाद हम क्या करेंगे, पावर के कम्प्लेक्स पॉइंट भी पढ़ने जा रहे हैं। तो भी ये फार्मूले अपने ज़हन में रखने। सही है, बेसिक फार्मूले ये है। इसी तरह हमने ओहम लॉ पढ़ा, तो ओहम लॉ किसके इक्वल है, ओहम लॉ इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस।
ओहम लॉ इज इक्वल टू पोटेंशियल, ओहम ने क्या बताया था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, ये वी किसके इक्वल है, आपको नजर भी आ रहा है, पोटेंशियल किसके इक्वल है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अगर मैं इस फार्मूले में इस पोटेंशियल की जगह क्या पुट करूँ, उसका वैल्यू किसके इक्वल है, आई आर। तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, आई आर, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ब्रैकेट के अंदर, और साथ में ये वाला करंट मैंने लिख लिया। तो पावर इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय करंट, करंट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस। पावर का एक और फार्मूला आ गया कि पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तीसरा फार्मूला क्या होगा, उसी तरह ओहम लॉ, अगर मैं क्या करूं, इस फार्मूले में करंट का वैल्यू पुट करूं, ये जो दूसरा फार्मूला है इस फार्मूले में मैं करंट की वैल्यू पुट करूं, उसी तरह ओहम लॉ क्या है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को पोटेंशियल पे डिवाइड करूं, तो मैंने पोटेंशियल को रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्या किया, पोटेंशियल के नीचे डिवाइड किया, तो करंट का वैल्यू आ जाएगी। करंट किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अब मैं इस फार्मूले में करंट का वैल्यू पुट करो, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पर करंट का स्क्वायर है सी, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या लिख लिया, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल का भी स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस का भी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पावर क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये तीसरा फार्मूला पावर का आ गया। बेसिक फार्मूला ये था, इस बेसिक फार्मूले से हमने ये 3 जनरल फार्मूले क्या किया, ड्राइव कर लिए पावर के, जो आपके बुक में मेंशन है, और स्पेसिफिकली इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते भी। अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सी कॉम्बिनेशन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। सही है, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने पावर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया। अब पावर के कुछ और फार्मूलाज, इसी तरह पावर का यूनिट, पावर के कुछ और फार्मूलाज, यूनिट्स को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इसके बाद पावर का जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया। अब इसके बाद पावर का कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह जब मैंने बताया कि ये 3 बेसिक फार्मूले, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट, ये फार्मूला आपने तब यूज करना है जब आपको पोटेंशियल गिवन हो और करंट गिवन हो। क्या गिवन हो, जब आपको डेटा में आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और साथ में करंट गिवन हो, तो आप सिंपल आपको कहे कि पावर फाइंड करो, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, कॉमनली ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। इसी तरह पावर का ये फार्मूला आपने तब यूज करना है जब क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो, वहां पर क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो। ये आप हमारे साथ क्या एक सर्किट डायग्राम है, लेट सपोज यहाँ पर बैटरी अटैच है, सही, सही, यहाँ पर आप कोई भी चीज डिवाइस अटैच करो, एक डिवाइस यहाँ पर अटैच करो, सही, एक डिवाइस यहाँ पर, अब यहाँ पर डिवाइस 1 यहाँ पर अटैच, इसी तरह डिवाइस 2 यहाँ पर अटैच है, सही है। कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज, कोई भी लोड, आप कोई भी चीज आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, कोई बल्ब अटैच कर सकते हो, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो याद रखना ये सीरीज में अटैच है, ये क्या है, सीरीज में अटैच है, सही है। मैं बल्ब का डायग्राम लिख रहा हूँ, सही है, इस तरह, ताकि आपको सही तौर पर समझ आए। ये सीरीज में अटैच है, याद रखना ये क्या है, सीरीज में अटैच, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड। जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको और बेहतर समझ आएगा। तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सारे क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। तो याद रखना इस पावर का फार्मूले के मतलब पावर का रेजिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होगा। मगर कब डायरेक्ट रिलेशन होगा, कंडीशन कब होगी, कंडीशन ये है जब करंट क्या हो, कांस्टेंट। जब करंट क्या हो, कांस्टेंट हो, तब पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। पावर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा कब, जब करंट क्या होगा, कांस्टेंट। करंट कब कांस्टेंट होता है, याद रखना है जब कोई भी लोड वगैरह, कोई बल्ब वगैरह, कोई भी रेजिस्टर, कोई भी चीज क्या हो, जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो वहां पर करंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर कंडीशन भी क्या है, जब करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब पावर का रेजिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये फार्मूला आपने तब यूज करना है, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला आपने यूज करना है। उसी तरह दूसरा फार्मूला, पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर कब, उसी तरह पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर कब, जब क्या हो, V कांस्टेंट हो। V का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जब कांस्टेंट हो। और पोटेंशियल डिफरेंस कब कांस्टेंट होता है, जब कोई भी रेजिस्टर, कोई भी लोड वगैरह, कोई भी बल्ब, कोई भी डिवाइसेस क्या हो, जब पैरेलल में कनेक्ट हो। कोई भी डिवाइसेस जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो तब क्या कांस्टेंट होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। हर डिवाइस के इर्द गिर्द, हर डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए फिर पावर का रेजिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। जब V क्या होगा, कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। और पोटेंशियल डिफरेंस किस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहता है, याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपने यूज करना है इस फार्मूले को,
इस पावर डिसिपेशन वाले फार्मूले को कब यूज करना है? जब वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये फार्मूला आपने यूज करना है। अब इसके बाद पावर हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पावर के कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये फार्मूला पेट्रोल बुक में गिवन भी है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने खुद क्या करा आपको बताने के लिए क्या यहाँ पर लिख लिए, ताकि आपको समझ जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है। सही है कि पावर इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया पावर का जो बेसिक फार्मूला क्या था? वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या नाम देते थे? पावर। और मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ वर्क डन किसके इक्वल है? वर्क डन इक्वल है एनर्जी के। यहाँ पर इस एनर्जी का मतलब है वर्क डन एनर्जी के इक्वल है। यहाँ पर पोटेंशियल, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल हो सकता है। सही है। और वर्क डन याद रखना, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल हो सकता है। ये फर्स्ट है चैप्टर 3 वर्क और एनर्जी में आप देख सकते हो, वहाँ पर ये तमाम तरह रिलेशन मैंने वहाँ पर वर्क एंड एनर्जी का शायद ये लेक्चर मैंने अपलोड किया हो या ना हो, तो वहाँ पर फर्स्ट है चैप्टर 3 में ये तमाम गिवन है। और वर्क डन इन दोनों के भी इक्वल हो सकता है। सी वर्क डन इन दोनों के चेंज के भी इक्वल हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सही है। तो वर्क डन क्या है? वो चेंज ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल, मतलब एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। एनर्जी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, वर्क चेंज ऑफ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल हो सकता है, या चेंज ऑफ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल हो सकता है, या चेंज ऑफ वर्क डन इन दोनों एनर्जी के चेंज के इक्वल हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल क्या है? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ mgh। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 mv²। सही है। अब यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ कि पावर इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये पावर का फार्मूला क्या था? पावर मैंने आपको बताया कि पावर किसके इक्वल है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सी, तो अब मैं वर्क डन की जगह क्या लिख रहा हूँ? वर्क डन किसके इक्वल है? एनर्जी। और वर्क डन किसके इक्वल है? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल हो सकता है, दोनों के चेंज के भी इक्वल हो सकते हैं। तो अब मैं पहला फार्मूला बना रहा हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 mv²। सही है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा? मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया इस तरह से, मैं आपको समझाऊंगा। सही। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 mv²। उसी तरह टाइम को नीचे डिवाइड करो, तो ये 2 ऊपर क्या है? डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 क्या आएगा? नीचे आएगा। सही। तो 1 क्या आएगा? सिंपल मल्टीप्लाई हो जाए, उसके साथ वही रहेगा, तो 2t mv² डिवाइडेड बाई 2t, ये क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। वर्क डन का एक नया फार्मूला आ गया, सॉरी पावर का एक नया फार्मूला आ गया, mv² डिवाइडेड बाई 2t। सही है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह पावर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल हो सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। सही है। तो उसी तरह पावर इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैंने क्या लिख लिया? mgh डिवाइडेड बाई टाइम। ये एक और फार्मूला आ गया, आपने याद रखना है। सही है। पावर का इसी तरह पावर इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अब पावर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले आ रहे हैं, अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ इस तरह एमसीक्यूज भी पूछे गए, और इस तरह वहाँ पर आपको फोर्स गिवन होता है, वेलोसिटी गिवन होता है, आपसे पूछा गया कि पावर फाइंड करो। आपके जहन में ये आता है कि ये 3 फार्मूले तो हमने पढ़े, इसमें ना तो फोर्स गिवन है ना वेलोसिटी, आप कौन सा पावर का कौन सा रिलेशन यूज होगा? तो पावर का अब ये रिलेशन तमाम याद करना है आपको। ये पावर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हर जगह यूज होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए पावर इज इक्वल टू mgv। ये फार्मूला किस तरह गया? mgv। अब ये आपको पता है हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। हमने वेलोसिटी का एक फार्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप काइंडली देख ले। वहां पर वेलोसिटी किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो हाइट डिस्प्लेसमेंट भी हमारे साथ क्या है? एक डिस्टेंस है। यहाँ पर हाइट भी हमारे साथ क्या है? एक डिस्टेंस है। हाइट भी हमारे साथ क्या है? एक डिस्टेंस है। तो हाइट डिवाइडेड बाय टाइम, अगर मैं लिखूँ हाइट डिवाइडेड बाय टाइम, तो हाइट भी क्या है? एक डिस्टेंस है। तो हाइट को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कर सकता हूँ। सही है। हाइट भी क्या है? एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे साथ क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में था तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन नहीं था तो स्पीड बन जाएगा, सिंपल। तो पावर इज इक्वल टू mg उसी तरह क्या? हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे साथ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी। तो हमारे साथ पावर का एक नया फार्मूला और आ गया। सही, इसको भी आपने याद करना है। उसी तरह अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर भी बंद कर दिया। इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपसे एमसीक्यूज पूछे गए, न्यूमेरिकल पूछे गए आपसे। इसका मतलब ये फार्मूला पावर क्या है, कौन सा डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपसे पूछे गए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी। मैंने अक्सर इस तरह एमसीक्यूज, इस फार्मूले से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे कि पावर इज इक्वल टू
फोर्स डॉट वी, पावर किसका, पावर मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि पावर हमें बताओ स्केलर क्वांटिटी, इसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड दिस, के पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है, एक स्केलर क्वांटिटी। याद रखना ये हमारे साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट। पावर हमारे साथ क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, एक स्केलर, पावर खुद क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जो भी पावर हमारे साथ क्या है, दो वेरिएबल, जो भी क्वांटिटी अगर क्या हो उसके मतलब किसी भी दो क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो याद रखना पावर किस दो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। तो पावर को मैंने किस तरह डिफाइन किया, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये पावर का एक नया तारीफ है, एक नया डिफिनेशन है। तो पावर क्या है, डॉट प्रोडक्ट। जो भी डॉट प्रोडक्ट होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसलिए पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये खुद डॉट प्रोडक्ट है। ये हमारे साथ एक नया क्या है, एक नया वेरिफिकेशन मिल गया। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इंसान कंफ्यूज होता है, तो आपने याद रखना है। अब पावर फोर्स डॉट वी मतलब पावर फोर्स और वेलोसिटी के किस तरह इक्वल हो गया। अब याद रखना एम जी मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्स किसकी इक्वल है, फोर्स वेट की इक्वल है, और वेट किसकी इक्वल है, एम जी। सही है, ये तो रिलेशन आपको पता भी है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े भी हुए। तो इसलिए मैं एम जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पावर फोर्स लिख सकता हूँ यानी। तो इसलिए पावर इज इक्वल टू एम जी की जगह मैंने फोर्स लिख लिया डॉट वी। तो पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। याद रखना जब भी आप डॉट को रिमूव करोगे तो क्या यूज करोगे, कोस थीटा। तो इसलिए पावर इज इक्वल टू एफ वी कोस थीटा। ये पावर क्या है, एक नया फार्मूला है। अगर आपको एंगल गिवन हो के इतना एंगल पर मतलब कोस थीटा गिवन हो, फोर्स गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। अगर वहां पर एंगल गिवन नहीं होगा तो फोर्स और वेलोसिटी गिवन होगी तो ये फार्मूला यूज करना है। सही है। इसके बाद पावर का एसआई यूनिट, पावर के बहुत ही ज्यादा यूनिट है, क्योंकि इन तमाम फार्मूले को आप देखोगे तो हर फार्मूले से पावर का एक नया नया यूनिट आएगा, हर फार्मूले से पावर का एक नया नया यूनिट आएगा। तो आपने हर फार्मूले को जेन में रखना है, और हर फार्मूले जेन में किस तरह रखना है, सिंपल वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज एनर्जी के चेंज के इक्वल है। अब यहाँ पर कोई भी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर आपने खुद इससे ये वाला फार्मूला निकाल देना है। ये तो बाकी तीन फार्मूले तो मैंने वैसे ही बता दिया, ये जनरल फार्मूला तो आपको वैसे ही आता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इस तरह कंसेप्ट इसको खुद कर देना है, कोई भी फार्मूला मुश्किल नहीं है, सारे आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह एसआई यूनिट पावर का क्या है, वाट। याद रखना पावर का एसआई यूनिट वाट, जो किसके इक्वल है, जॉल पर सेकंड, जॉल पर सेकंड। क्योंकि वर्क का यूनिट क्या है, जॉल, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, जॉल पर सेकंड। पावर का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट वाट, जो किसके इक्वल है, जॉल पर सेकंड। इसी तरह ये तमाम के तमाम पावर के यूनिट है। अब ये किस तरह, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, ये इस फार्मूले से आ गया, वोल्ट स्क्वायर पर ओम। उसी तरह इस फार्मूले में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट क्या है, वोल्ट। सही है, वोल्ट जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर उसका क्या है, स्क्वायर। तो वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। तो यहाँ पर ओम, तो ओम ऊपर जाएगा तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम। ये क्या है, पावर का एक और यूनिट आ गया, तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम। इसी तरह वोल्ट पावर का दूसरा क्या है, इसी तरह यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर, ये इस फार्मूले से आ गया, वोल्ट एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और आई करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो वोल्ट एम्पेयर क्या बन जाएगा, इसी तरह पावर का एक और यूनिट बन जाएगा। इसी तरह एम्पेयर स्क्वायर ओम, एम्पेयर स्क्वायर ओम ये किसका होगा, ये यहाँ पर करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो यहाँ पर करंट का स्क्वायर, तो एम्पेयर का भी स्क्वायर बन जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये क्या होगा, एम्पेयर स्क्वायर ओम। करंट का एक और यूनिट आ गया इस फार्मूले से। इसी तरह इस फार्मूले में देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो मैंने न्यूटन लिख लिया। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट आ गया पावर का। सही है। अब बेस यूनिट पावर का क्या है, सिंपल, इस यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दो, बेस यूनिट में। न्यूटन किसके इक्वल होता है, याद रखना, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सही है। और साथ में वेलोसिटी क्या है, मल्टीप्लाई करो इसके साथ मीटर पर सेकंड। सही है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम उसी तरह आएगा। यहाँ पर एक मीटर ये है और एक मीटर ये है, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर -1, तो -3। सिंपल ये क्या हो जाएगा, इसका बेस यूनिट। बेस यूनिट भी आपने याद रखना है। सिंपल न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन करके। ये नहीं कि आपने मैंने इस तरह नीचे लिख लिया, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिंपल इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर
पर सेकेंड। इसको आप कंबाइन कर दो, ये बेस यूनिट पावर का बन जाएगा। तो बेस यूनिट भी आपने याद रखना है। तो हाँ, यहाँ तक पावर के कुछ और बेसिक पॉइंट फार्मूले हमने डिस्कस कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पावर के कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और पॉइंट भी क्या करेंगे, पावर के डिस्कस करेंगे। अब पावर के मैंने क्या है, कुछ ग्राफ्स बनाए कि ग्राफ्स किस तरह आपने देखने हैं, याद रखना। उसी तरह अगर मैं ग्राफ बना लूँ पावर वर्सेस टाइम के दरमियान, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। सही है। अब यहाँ पर आपसे अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, ये जो इस ग्राफ स्लोप के अंदर जो एरिया है, ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया हम किस तरह से भी ग्राफ का फाइंड करते हैं, सिंपल वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो। पावर को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो किसकी इक्वल आता है, वर्क डन की इक्वल आता है। यानी पावर का फार्मूला भी आपने पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। जब आप टाइम को पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वर्क डन। तो इसलिए पी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी ग्राफ का अगर आपने एरिया फाइंड करना है, किसी भी ग्राफ का, या पर पावर वर्सेस टाइम में जो भी आ जाए, अगर आपने उसका एरिया फाइंड करना है पावर वर्सेस टाइम, या पर तो हमने पावर वर्सेस टाइम का फाइंड करना है, किसी भी ग्राफ का अगर आपने फाइंड करना है तो सिंपल वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो हमने पावर वर्सेस टाइम का एरिया फाइंड करना है तो सिंपल पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो इसका एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह वर्क डन, उसी तरह अगर मैं लिखूं इस साइड पे वर्क और इस साइड पे टाइम, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन वर्सेस टाइम, वर्क डन किसके इक्वल, एनर्जी, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकता हूँ। सही है कि एनर्जी वर्सेस टाइम या वर्क वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसका स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप या ग्रेडियंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपल वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं। तो वाई क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या है, वर्क डन या एनर्जी। सही है, वर्क मैंने लिख लिया। और एक्स क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या है, टाइम। तो वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करोगे तो आपके साथ क्या आएगा, स्लोप या ग्रेडियंट। तो वाई क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या है, वर्क, और एक्स क्वांटिटी पे टाइम, तो इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, पावर। या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी किसके इक्वल है, पावर के इक्वल है। तो याद रखना एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है या ग्रेडियंट हम भी कहते हैं उसको, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, पावर को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक हमने पावर के ग्राफ क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पावर के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पावर के हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया, पावर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब उसी तरह हमारे बुक में गिवन है कि किलो वाट आवर, याद रखना मैंने लिखा है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आवर। याद रखना ये किलो वाट आवर क्या है, एनर्जी आवर का क्या है, कमर्शियल यूनिट है। सही है, ये क्या है, कमर्शियल यूनिट। जो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो क्या है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, यूनिट आती है, वो किस में होते हैं, किलो वाट आवर में होते हैं। तो याद रखना ये किलो वाट आवर क्या है, किसका, वर्क और एनर्जी का क्या है, कमर्शियल यूनिट। अब मैं इसको प्रूव भी करता हूँ कि 1 किलो वाट आवर इक्वल किसके, और ये किस तरह एनर्जी का यूनिट है। यहाँ पर वाट आ रहा है मगर आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। किलो वाट आवर क्या है, ये एनर्जी या वर्क का यूनिट है। सही है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। से याद रखना 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 किलो वाट आवर। हमारे घरों में जो सप्लाई होती है मीटर में जो रीडिंग आता है वो क्या होता है, यूनिट में आते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो याद रखना 1 यूनिट कितने के इक्वल होता है, 1 किलो वाट आवर के इक्वल होता है। सही है। अब मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि 1 यूनिट मतलब अगर हमारे घरों में नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, मतलब कोई बल्ब होगा उसकी पावर गिवन होगी 5 घंटे के लिए हम यूज़ करेंगे, तो फिर उसका मतलब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट किस तरह फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट हम भी फाइंड करेंगे, हर पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किलो वाट आवर कितने के इक्वल है। सही है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर के इक्वल होगा। सही है। 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या है, 10⁻³ या किसके इक्वल है, 1000। सही है, 1000 मतलब 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या है, आप एक ऐसा मशीन ले लो, एक ऐसा डिवाइस ले लो जो क्या करे, 1 घंटे के लिए वो कितना पावर यूज़ करे, 1 किलो वाट आवर यूज़ करे। मतलब क्या करे, आप एक ऐसा डिवाइस ले लो जिसकी पावर क्या हो, 1 किलो वाट हो,
1 किलोवाट हो और वो क्या करे 1 घंटे के लिए क्या हो जाए इस्तेमाल हो, 1 घंटे के लिए क्या करे चल जाए, तो वो जो पावर होगी वो क्या होगी 1 किलोवाट आवर होगी, और वो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगी 1 यूनिट के इक्वल होगी। सही है, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है। अब याद रखना किलो किसके इक्वल है, मैंने आपको बता दिया किलो किसके इक्वल है 1000 के इक्वल है, तो मैंने 1000 लिख लिया। और वाट किसके इक्वल है, मैंने बताया पावर का एसआई यूनिट क्या है वाट, और वाट किसके इक्वल था जॉल सेकंड। अभी मैंने इससे कुछ टाइम पहले बता देखे वाट किसके इक्वल है जॉल सेकंड, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ जॉल डिवाइडेड बाय सेकंड। सही है, तो मैंने जॉल डिवाइडेड बाय सेकंड लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय आवर, मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट में कितने सेकंड है 60 सेकंड है, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा 3600 सेकंड से 3600 सेकंड, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड। तो याद रखना ये सेकंड इस सेकंड के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, सिंपल क्या बच गया जॉल, तो 1000 को आप 3600 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 36 लाख आएगा। सही है, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर क्या आ जाएगा 6 जॉल। और मैंने आपको बताया था वर्क और या एनर्जी का यूनिट क्या होता है जॉल, तो मैंने प्रूव भी किया कि किलोवाट आवर क्या है किसका यूनिट है वर्क या एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। सही है, तो क्या आ गया 3.6 क्या गया जॉल, तो आप इसको प्रीफिक्स में चेंज करो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपने यहाँ तक लाया। जब आप क्या करते हो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, आप क्या कर रहे हो राइट की तरफ क्या कर रहे हो मूव कर रहे हो, जब आप राइट की तरफ इस तरह मूव करते हो तो फिर पावर क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है, तो इसलिए 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 जॉल। सही है, अब 10 पावर 6 ये किसके इक्वल होता है, जिस तरह 10 पावर 3 किसके इक्वल होता है किलो, किसके इक्वल होता है किलो, और किलो के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं के। इसी तरह 10 की पावर प्लस 6 ये किसके इक्वल होता है मेगा, ये किसके इक्वल होता है मेगा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो मेगा की जब 10 पावर 6 मेगा का सिंबल क्या होता है कैपिटल एम, तो इसलिए मैं 10 पावर 6 की जगह क्या लिखूंगा एम लिखूंगा। सही है, तो इसलिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो आपसे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, तो इस फॉर्म में अगर लिखे 3.6 मेगा जूल तो ये भी सही है, या 3.6 36 लाख इस तरह भी सही जॉल, इसी तरह 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 जॉल इस तरह भी सही है, तो ये तीनों फॉर्म क्या है सही है। अब याद रखना बिगेस्ट यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, याद रखना ये किलोवाट आवर क्या है ये एनर्जी या वर्क का क्या है सबसे बिगेस्ट यूनिट है, सही है बिगेस्ट यूनिट। अब यहाँ पर आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट वर्क या एनर्जी का क्या होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, याद रखना वो क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम वर्क और एनर्जी में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैंने सिंपल बताया कि क्योंकि पावर के टॉपिक में क्या आ गया किलोवाट आवर आ गया, तो इसलिए किलोवाट आवर क्या है एनर्जी का यूनिट, सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या है किलोवाट आवर और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 जॉल, जिस तरह 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है 3.6 मेगा जॉल, इसी तरह जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है वर्क और एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 जॉल। उसी तरह याद रखना एनर्जी का सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या होगा किलोवाट आवर, फिर उसके बाद जॉल है, फिर उसके बाद अर्ग है, फिर उसके बाद क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने ये तरतीब क्या करना है याद रखना है। इसी तरह मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ यूनिट्स, जिस तरह मैंने आपको बता दिया एक यूनिट किसके इक्वल है 1 किलोवाट आवर। अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करने हैं फाइंड करने, अब नंबर ऑफ यूनिट किस तरह फाइंड करने, लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे मतलब घर में कोई भी बल्ब वो क्या है 50 वाट, उसकी जो पावर है वो क्या है 50 वाट। सही है, आप उसको चला रहे हो मतलब कोई क्वेश्चन है ना उसकी पावर क्या है 50 वाट, एक बल्ब है उसकी पावर क्या है 50 वाट, और आप उसको 5 घंटे के लिए क्या कर रहे हो चला रहे हो, कितना टाइम क्या है 5 आवर्स। सही है, टाइम 5 आवर्स। अब आपसे पूछे कि इस आप फाइंड करो कितने नंबर ऑफ यूनिट क्या करेगा कंज्यूम करेगा एक बल्ब है। इसी आपने इस तरह एमसीक्यूज मतलब इस तरह क्वेश्चन खुद कर सकते हो, अपने बल्ब वगैरह के खुद आप क्या कर सकते हो नंबर ऑफ यूनिट फाइंड कर सकते हो। याद रखना अगर एक बल्ब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो बल्ब क्या है 50 वाट क्या है पावर कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसको मतलब वो जो पावर कंज्यूम करेगा वो 50 वाट तक मैक्सिमम पावर क्या करेगा कंज्यूम करेगा, और वो 50 वाट कंज्यूम कर रहा होगा कितने टाइम के लिए 5 आवर के लिए। तो अभी आपने फाइंड करना है कि इस बल्ब ने कितने यूनिट क्या कंज्यूम किए, कितने यूनिट क्या कंज्यूम किए, तो नंबर ऑफ यूनिट। और अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करने हैं तो पावर को आपने किस में पुट करना है पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर डिवाइडेड बाय 1000। सही है, तो यहाँ पर पावर किस में गिवन है वाट, सबसे पहले आपने पावर को किस में कन्वर्ट करना होगा किलो वाट में कन्वर्ट करना होगा। किलो वाट में अगर आपने कन्वर्ट करना है इसलिए पावर को
किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। फार्मूले में ऑलरेडी क्या गिवन है 1000, मैंने नीचे क्या किया लिखा है। तो पावर क्या होगा 50, आप सिंपल इस फार्मूले में पुट करो 50 मल्टीप्लाई बाई टाइम हमारे साथ क्या है 5। आपने टाइम को भी किस में पुट करना है, मैंने यहाँ पर लिखा है h, मतलब टाइम को भी आपने घंटों में ही पुट करना है, आवर में पुट करना है। पावर को किस में पुट करना है वाट में, मगर नीचे मैंने क्या डिवाइड किया 1000 से। तो पावर को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है किलोवाट। तो यहाँ पर जो गिवन होगा आपने उसी तरह पुट कर देना है, क्योंकि पावर ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो रहा है किलोवाट में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। तो पावर 50 टाइम हमारे साथ क्या है 5 डिवाइडेड बाई नीचे आपने क्या कर देना है 1000 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। अब आप इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा 5 5 25 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आप डिवाइड करो, जो आंसर आएगा तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या होंगे उतने नंबर ऑफ यूनिट क्या करेगा कंज्यूम करेगा वो बल्ब 5 घंटों के लिए, सही है। तो ये फार्मूला आपको समझ आ गया। नंबर ऑफ यूनिट आपने किस तरह फाइंड करने हैं, पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाई टाइम इन आवर। टाइम को आपने किस में पुट करना है घंटों में पुट करना है, डिवाइडेड बाई 1000, सही है। तो पावर आपको हमेशा जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वहाँ पर पावर किस में गिवन होता है वाट में गिवन होता है। तो पावर आपने किस में पुट करना है वाट में, सही है। तो पावर आपने वाट में पुट करना है, टाइम आवर में पुट करना है, नीचे किस डिवाइड करना है 1000 से डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा वो खुद किस में आएगा किलोवाट में आएगा, सही है। तो इस तरह आप नंबर ऑफ यूनिट क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो। अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट फाइंड कर दिया, सही, लेट्स सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट जो भी आ गया 5 आ गया 6 आ गया नंबर ऑफ यूनिट, फिर आप खुद उसका बिल खुद फाइंड कर सकते हो। अगर एक यूनिट 5 का था तो आप सिंपल 2 को किससे मल्टीप्लाई करो 5 से मल्टीप्लाई करो 10 क्या होगी बिल क्या आएगा 10 आएगा। इस तरह आप खुद फाइंड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करने का तरीका है कोई भी चीज़ हो, कोई भी बल्ब, कोई भी डिवाइस हो, अगर आप उसको उसकी पावर आपको पता हो, उसका टाइम आपको पता हो कि वो कितने घंटे के लिए चल रहा है, तो सिंपल इस फार्मूले में पुट करो, पावर को वाट में, टाइम को आवर में, उसको 1000 से डिवाइड करो, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट उस डिवाइस क्या आएगी कि 5 घंटे के लिए वो कितना यूनिट को क्या करेगा कंज्यूम करेगा। मगर अगर वो हर रोज़, अब मैं आपको इसी तरह इसी क्वेश्चन को मतलब थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, सही है, कि नंबर ऑफ यूनिट आपने फाइंड करना है, तो इस तरह आपको ये फार्मूला आपने याद करना है, सही। या आप इसको दूसरे फॉर्म में किस तरह एनर्जी इन किलोवाट, सही, किलोवाट आवर, तो इस तरह आप भी कह सकते हो कि एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो यही फार्मूला है, सही है। नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू एनर्जी इन किलोवाट आवर, सही। अगर आपसे पूछे कि एनर्जी को किलोवाट आवर में फाइंड करो या नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करो, तो दोनों क्या है सेम, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में एक बल्ब है, वो क्या है 50 वाट पावर कंज्यूम कर रहे हैं 5 घंटे के लिए, हर रोज जो उसकी पावर क्या है 50 वाट, आप हर रोज उसको क्या कर रहे हो 5 घंटे के लिए यूज कर रहे हो। और अब मैं आपसे पूछूं कि आप पूरे मंथ का, मतलब इस बल्ब का पूरे मंथ का क्या है यूनिट फाइंड करो, तो आप किस तरह फाइंड करोगे। उसी तरह अपने फार्मूले को चेंज नहीं करना है। पावर क्या है आपकी बल्ब का 50 वाट, सही है। उसी तरह नीचे किसे डिवाइड करना है 1000 से डिवाइड करना है, टाइम को किस में पुट करना है आवर में पुट करना है। अब आपने इस बल्ब की पूरे मंथ का यूनिट फाइंड करना है, पूरे मंथ का यूनिट फाइंड करना है। अगर आपने पूरे मंथ का यूनिट फाइंड करना है या जितने भी दिन का यूनिट फाइंड करोगे, तो आप सिंपल उसको उतने दिन क्या करोगे यहाँ पर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। आपने मंथ का फाइंड करना है इसका, तो सिंपल यहाँ पर 30 क्या करो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, डेज को मल्टीप्लाई करो, तो आपका यूनिट क्या आएंगे 30 डेज के आएंगे। अगर आपने इस बल्ब का 25 डे का मतलब फाइंड करना है, तो सिंपल यहाँ पर 25 के साथ मल्टीप्लाई करो। जितने भी डेज का आपने फाइंड करना है, तो उस डेज को वहाँ पर मल्टीप्लाई करो, सही है। तो इस तरह आपने यूनिट नंबर ऑफ यूनिट खुद क्या करना है फाइंड करना है। अब याद रखना बिग यूनिट ऑफ पावर। अब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी का बिगेस्ट यूनिट क्या है, एनर्जी का बिगेस्ट यूनिट किलोवाट आवर है, या वर्क या एनर्जी। मैंने आपको बताया भी कि वर्क किसके इक्वल है, चेंज ऑफ एनर्जी के इक्वल है, सही है। इसी तरह पावर का बिगेस्ट यूनिट क्या है, पावर का बिगेस्ट यूनिट क्या है हॉर्स पावर एचपी। जिस तरह बड़े बड़े डिवाइस फैक्ट्रियों में जो डिवाइस होते हैं, बड़े बड़े मशीन, वहाँ पर हम पावर को वाट में नहीं लेते, सही है। तो वहाँ पर हम पावर को किस में लेते हैं एचपी में, हॉर्स पावर में लेते हैं। तो 1 एचपी किसके इक्वल होता है 740 वाट के इक्वल होता है, सही है। तो ये पावर का क्या बिगेस्ट यूनिट है। 1 एचपी किसके इक्वल होता है 740 वाट के इक्वल होता है, सही है। अब यहाँ पर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह एमसीक्यूज आते हैं कि 2 बल्ब मैंने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, अब कौन सा बल्ब का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, मतलब कौन सा, एक का पावर 50 एक का 100 है, अब इन दोनों में से कौन सा बल्ब का ग्लो ज़्यादा होगा, सही, मतलब कौन सा बल्ब ब्राइटनेस ज़्यादा देगा, रोशनी ज़्यादा देगा। तो ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे अभी करेंगे। मैंने यहाँ पर सिंपल उसका रिजल्ट लिखा है। डस्टर को मैं उठाऊँ, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ, सही। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर पहला एक सीरीज कम्बिनेशन, एक पैरेलल कम्बिनेशन है, सही। अब सीरीज कम्बिनेशन में लेट सपोज मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, सही है।
आपने इन दोनों बल्ब को एक वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, बैटरी के साथ आपने क्या क्या कनेक्ट किया, सही है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है, पावर 1 एंड पावर 2। इस बल्ब का पावर क्या है, पहले जो इस बल्ब का पावर है 100 वाट, सही है, जबकि सेकंड बल्ब का पावर क्या है 200 वाट। अब आपको नजर भी आ रही है किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, एंड टू एंड क्या है कनेक्टेड है, सीरीज में क्या है कनेक्ट है। और सीरीज में आपको पता है क्या सेम होता है, करंट क्या होता है सेम होता है, तो दोनों बल्ब को करंट क्या है सेम मिल रहा होता है। तो यहाँ पर मगर वोल्टेज क्या होगा सीरीज में डिफरेंट होगा। अब याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों बल्ब क्या है सीरीज में। आपसे क्वेश्चन इस तरह क्या कि दो बल्ब है वो सीरीज में कनेक्ट है, एक का पावर क्या है 100 वाट, दूसरे का पावर क्या है 200 वाट। अब आपसे पूछे इन दोनों बल्ब में से, इन दोनों जो बल्ब इन दोनों में से कौन ज़्यादा रोशनी देगा, कौन ज़्यादा ब्राइटर होगा, सही है। तो आपने सिंपल क्या फार्मूला क्या अप्लाई करना है कि ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, किसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, किस कॉम्बिनेशन के लिए सीरीज। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको मैंने बताया भी था कि सीरीज में हम कौन सा फार्मूला यूज करें, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सही है। तो इस फार्मूले को आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक और रिजल्ट भी आएगा, सही है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये वाला फार्मूला आपने क्या करना है सीरीज में क्या करना है यूज़ करना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ब्राइटनेस क्या होगी रेजिस्टेंस के साथ क्या होगी डायरेक्ट रिलेशन आएगी, सही है। ब्राइटनेस का रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा डायरेक्ट रिलेशन होगा इस पावर के इस फार्मूले के मुताबिक जो सीरीज में हम यूज करते हैं। तो इस ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। मतलब जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी कम होगी तो वहाँ पर पावर क्या होगा ज़्यादा होगा, जहाँ पर पावर क्या होगी जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पावर कम होगा। तो आपने सिंपल ये वाला रिलेशन याद करना है, ज़्यादा वो डीप में आपने नहीं जाना है, सिंपल ये रिलेशन याद करना है कि ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, सही है। सीरीज में किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज के लिए आपने याद रखना है जिसका पावर ज़्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस क्या होगी कम होगी। अब 100 वाट है यहाँ पर 200 वाट, ये क्या है हमारे साथ P1 और ये क्या है P2, सही है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों बल्ब में से किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है आपने ये रिलेशन याद रखना है कि ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है पावर, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सही है। ये दोनों बल्ब सीरीज में क्या है मिले हुए, ये दोनों बल्ब क्या है सीरीज में। अब इन दोनों में से किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जिसका क्या होगा पावर क्या होगा कम होगा उसकी ब्राइटनेस क्या होगी ज़्यादा होगी। यहाँ पर 100 वाट है तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी 100 वाट की जो ब्राइटनेस होगी वो क्या होगी ज़्यादा होगी किससे 200 वाट की बल्ब से, सही है। तो आपने याद रखना है मतलब सीरीज में जिसकी पावर कम उसकी ब्राइटनेस क्या होगी ज़्यादा होगी, उसकी ब्राइटनेस क्या होगी ज़्यादा, ये आपने याद रखना है, सही है। जिसकी पावर कम सीरीज में उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा। उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं यहाँ पर दूसरा कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सही है। यहाँ पर एक बल्ब है, सही है, इसी तरह दूसरा, इसके साथ मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, सही है, दो बल्ब। उसी तरह इस बल्ब का क्या है पावर क्या है 100 वाट, दूसरे का क्या है 200 वाट, उसी तरह, सही है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपसे इस तरह स्टेटमेंट देगा कि दो बल्ब है वो दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्ट है और एक बल्ब का पावर 100 वाट है दूसरे का 200 वाट है। आप बताओ इन दोनों बल्ब में से कौन ज़्यादा रोशनी देगा, कौन ज़्यादा ग्लो देगा, मतलब कौन किसकी ब्राइटनेस क्या होगी ज़्यादा होगी, सही है। आपसे इस तरह भी पूछा कि किसकी ब्राइटनेस कम होगी, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इन दोनों बल्ब में क्या क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों बल्ब में से किसकी ब्राइटनेस क्या होगी ज़्यादा होगी। तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या याद रखना है कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ब्राइटनेस का पावर के साथ कौन सा रिलेशन होगा डायरेक्ट रिलेशन होगा। और पैरेलल में हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं पावर इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया V स्क्वायर पोटेंशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ब्राइटनेस का रेजिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन होगा इनवर्स रिलेशन होगा। ये रिलेशन भी आप याद किया ब्राइटनेस का रेजिस्टेंस के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन। या आप इस रिलेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, सही है। इस रिलेशन को ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस किसके केस में पैरेलल की केस में, मगर ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस किसके केस में सीरीज के केस में। तो आपने इतने ज्यादा रिलेशन याद नहीं रखने, सिंपल सीरीज के केस में ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, सीरीज में जिसकी पावर कम उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। पैरेलल में क्या होगा ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, ये रिलेशन आपने याद रखना है। पैरेलल में क्या होगा ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। पैरेलल में ये दो बल्ब गिवन है, पैरेलल में जिसकी पावर क्या होगी ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर पावर ज्यादा का तो ब्राइटनेस भी क्या होगी ज्यादा, अगर पावर कम तो ब्राइटनेस भी कम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है
कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। अब इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है, तो 200 वाट बल्ब का पावर क्या है ज़्यादा, यहाँ पर 200, तो 200 क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो देगा एज कम्पेयर टू 100 वाट। किस कम्बिनेशन में, याद रखना पैरेलल कम्बिनेशन में। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि दोनों बल्ब ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। सही है। आप इन दोनों बल्ब में से बताओ किसकी रोशनी कम होगी, किसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो पैरेलल में जिसकी पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। सही है। तो रिवर्स भी करके पूछ सकता है। तो यहाँ तक पावर का जो पॉइंट, हमने हर पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। कुछ पावर के 1, 2, 3 पॉइंट बाकी रहते हैं, जो क्या है कि जब आप बल्ब को क्या करते हो, सीरीज पावर मतलब 2, 3, 4 बल्ब या डिवाइसेस या लोड, आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो या सीरीज में कनेक्ट करते हो, तब आप कौन से फार्मूले को यूज़ करते हो। सही है। तो वो आप बुक में गिवन नहीं है, तो उसको भी आप याद कर सकते हो कि सीरीज और पैरेलल में किस तरह हम रिलेशन को क्या करते हैं, यूज़ कर। जिस तरह रेजिस्टर के रिलेशन है, कैपेसिटर के रिलेशन है सीरीज और पैरेलल में, इसी तरह पावर की भी कुछ रिलेशन है। जब क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हो बल्ब वगैरह, आप उसके पावर किस तरह फाइंड करोगे, या पैरेलल में कनेक्ट हो बल्ब वगैरह या कोई लोड वगैरह, तो उसके पावर आप किस तरह फाइंड कर सकते हो। तो उसका अभी इतना, बस जो अक्सर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अक्सर जो आपके बोर्ड के पेपर में इसी से एमसीक्यूज आते हैं, इसी से आपके पेपर बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी से हर पॉइंट क्या आता है। तो हमने जो हर इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना है, ताकि आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके, और लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।